हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ओवरव्यू क्लासेस। तो आज हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का थर्ड पार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं। सेकंड पार्ट में मैंने कोर ऑफ द कोर स्कीम्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और अभी थर्ड पार्ट में हम कोर स्कीम्स पढ़ेंगे। तो जो मेरी वीडियो आज से देख रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ पहले 2 वीडियोज़ मेरी पिछली प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वाला टॉपिक शुरू करिए। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट स्कीम के साथ जो है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन अब क्या होता है, ठीक है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक और नाम है जिसको बोला जाता है टेक्निकल रिफॉर्म, ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन को ही बोला जाता है टेक्निकल रिफॉर्म। ये जो है थर्ड बड़ी रेवोल्यूशन हुई थी हमारे इंडिया में। कौन-सी हुई थी? तीसरी बड़ी रेवोल्यूशन थी हमारे इंडिया में, वो कौन-सी थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, ठीक है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, ठीक है? जब भी कोई एक सडन चेंज, क्रांति का मतलब होता है सडन चेंज आना। जब भी किसी चीज़ में सडनली चेंज आ जाता है ना, उसको बोलते हैं क्रांति। ग्रीन का मतलब ग्रीनरी से रिलेट है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करता है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत ज़्यादा उछाल आ गया, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है? एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति आना इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब इंडिया में जो है इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। इंडिया में इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। लेकिन जैसे ही इंडो पाक वॉर हुई तो अमेरिका था उसने हमें इम्पोर्ट करने से मना कर दिया, ठीक है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का अमेरिका ने इम्पोर्ट हमें करने से मना कर दिया बिकॉज़ अमेरिका जो था वो पाकिस्तान फ्रेंडली था। तो उसने जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई तो उसने हमें इम्पोर्ट करने से मना कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब क्यों ना हम अपने इंडिया में ही कुछ ऐसा करें जिससे हमारे यहाँ पे भी अच्छी प्रोडक्शन हो जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो वो उस दौरान किससे मिले? वो यहाँ पे मिले एमएस स्वामीनाथन से, ठीक है? जो फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। कहाँ? इंडिया के फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन है? एमएस स्वामीनाथन। तो वो जब एमएस स्वामीनाथन जी से मिले तो एक बेस्ट प्लान निकल के आया, जो भी फॉरेन से उन्होंने जो है सीड का इंपोर्ट करवाया, यहाँ पे हाई यील्डिंग सीड्स का इंपोर्ट कराया फॉरेन कंट्री से इंडिया में। तो उन हाई यील्डिंग सीड्स को उन्होंने कुछ एरिया सेलेक्ट किए, वहाँ पे उन्होंने वो सीड्स लगाए, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने उन सीड्स की खेती करी, ठीक है? तो जब उन सीड्स को उन्होंने वहाँ पे बोए तो उन्होंने देखा थोड़े टाइम के बाद उन एरियाज़ में प्रोडक्शन बहुत अच्छी आई। मतलब पहले जहाँ पे डबल आती थी तो अब वहाँ पे चौगुनी टाइम्स, ठीक है? चौगुनी टाइम्स जो थी वो ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिलने लगी। मतलब रिकॉर्ड तोड़ वाली जो होती है ना प्रोडक्शन, हमें वो इससे ये प्रोडक्शन मिली। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम यही तरीकों से हम अपनी हर विलेजेस में ऐसा ही काम करें, हर विलेजेस में एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ऐसे ही यूज़ करें कि जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो कैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी? तो इसके लिए कुछ चीज़ें, पहले हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब अच्छे सीड्स का, हाइब्रिड सीड्स का यूज़ किया। दूसरा हमने कि पहले हम नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते थे, ठीक है? जैसे काऊ डंग वगैरह, लेकिन उसके बाद हमने केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हमने केमिकल चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली अगर हम ये यूज़ करेंगे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब हमने इसके बाद हमने जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। आप देखोगे जब भी आपने अपने घर में देखा होगा या कहीं पे भी देखा होगा, जब भी आप कोई प्लांट उगाते हो तो उसके साथ जो है वो छोटे-छोटे और प्लांट्स भी उग जाते हैं, ठीक है? और कभी-कभी आपकी जो फसल है उसको कीड़ा लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपकी फसल, अगर होता ये है कि जब आप फसल लगाते हो तो उसके साथ अगर ये वीड्स भी ग्रो कर जाएँ तो ये भी न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं। तो इनकी इरेडिकेशन के लिए, इनको खत्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं कि आपके क्रॉप में कीड़े ना लगे और वहाँ वीड्स भी ग्रो ना कर सकें, ठीक है? अब हमने यूज़ किया एक और मेथड, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। अब ये क्या होता है? क्रॉप रोटेशन मतलब रोटेशन से मतलब हम क्रॉप को बदल रहे हैं। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि जहाँ हम यहाँ एक ये फार्म, ठीक है? एक पूरा वो है, एरिया है, यहाँ पे हमने क्या उगाया है? गेहूँ उगाया है, ठीक है? तो यहाँ हमने गेहूँ उगाया है तो 6 महीने में गेहूँ जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है? तो गेहूँ के लिए जो भी सॉइल न्यूट्रिएंट्स दे रही है, ठीक है? वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है इस गेहूँ ने यूज़ कर लिए, ठीक है?
अब हम अगर हम 6 महीने के बाद अगर इसको कट करके हम दोबारा 6 महीने के लिए इसी में गेहूँ लगा देंगे, तो हमें मिनरल्स की शॉर्टेज पड़ जाएगी, क्योंकि जो पहले हमने गेहूँ लगाए थे उसने वो सारे मिनरल सॉइल्स के यूज़ कर लिए हैं। अगर हम सेम एरिया में दोबारा वही फसल उगाएँगे, तो इसको ये न्यूट्रिएंट्स तो मिल नहीं पाएँगे। तो माना जाता है कि तब इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हमें नहीं मिलेगी, ठीक है? माना जाता है मिल भी सकती है, बट माना जाता है कि हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए इन 6 महीने के गैप के बीच में हम यहाँ पे कोई ऐसी फसल उगाएँगे कि जो ये वाले न्यूट्रिएंट्स जो गेहूँ के लिए न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं, वो ये वाली फसल को नहीं चाहिए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो दूसरी फसल उगाई जाती है इस गैप में। तो तब तक क्या होता है कि सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रीगेन करती है और फिर 6 महीने के गैप के बाद हम क्या है दोबारा गेहूँ उगाते हैं। तो जिससे हमारी फसल जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है जब हम थोड़े टाइम के लिए क्रॉप उगाते हैं, फिर हम उस ज़मीन को या तो हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे या तो हम उसमें एक ऐसी क्रॉप लगाएँगे जो काफ़ी कम न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करे, ताकि हमारी सॉइल जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करे और हमें अच्छी प्रोडक्शन दे वो, ठीक है? तो और लास्ट है कि मॉडर्नाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, कि हमने मॉडर्न तरीकों से कल्टीवेशन करना शुरू कर दी। पहले जहाँ हम हल का यूज़ करते थे, ठीक है? अब हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करने लगे, ठीक है? अब हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करने लगे। पहले हम हल का यूज़ करते थे, अब हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करने लगे, थ्रेशर्स का यूज़ करने लगे और भी ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा जो भी खेती-बाड़ी में जो भी चीज़ों का यूज़ होता है, हम वो मॉडर्न तरीके से करने लगे। तो जिससे क्या हुआ, हमारा टाइम भी कम लगेगा और उसमें हमें प्रोडक्शन भी अच्छी मिलेगी, ठीक है? तो इन सबको यूज़ करने की वजह से हमारी प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ गई इंडिया में प्रोडक्शन इन सब चीज़ों की। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ वो थे फेलियर्स थे, ठीक है? अब इसके फेलियर्स क्या थे? फेलियर्स ये थे कि इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जो भी हम हाई यील्डिंग सीड्स वगैरह केमिकल फर्टिलाइज़र का इनका यूज़ कर रहे थे, इससे हमें कुछ गिनी-चुनी क्रॉप्स का ही हमें उसी में प्रोडक्शन ज़्यादा दिखी। जैसे हमें व्हीट में, राइस में और 1-2 और क्रॉप्स, बस उन्हीं में हमें हाई पीक पे प्रोडक्शन दिखी। लेकिन जो बाकी नॉर्मल क्रॉप्स थी, उनमें हमें नॉर्मल ही इंक्रीज़ दिखा, कोई ज़्यादा हमें अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिली। तो सिर्फ़ इसका ये ड्रॉबैक है कि हमें सिर्फ़ थोड़े ही 1-2 क्रॉप्स ही हमें अच्छी प्रोडक्शन मिल रही थी, लेकिन बाकी किसी की नहीं मिल रही थी। बाकी नॉर्मल लेवल पे जितनी बढ़ती थी वो उतनी ही हो रही थी। तो ये इसका सबसे बड़ा फेलियर है। दूसरा ये फेलियर है कि इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने की वज़ह से हमारी जो सॉइल थी वो अपनी जो है फर्टिलिटी लूज़ कर रही थी, ठीक है? उसमें जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स लूज़ कर रही थी। सॉइल हमारी खराब हो रही थी, तो ये हमारी सॉइल डिग्रेडेशन होना शुरू होगी, सॉइल डिग्रेड होना शुरू होगी। जब सॉइल फर्टिलिटी लॉस कर देती है, तो उसको बोलते हैं सॉइल डिग्रेडेशन होना शुरू हो गई। तो इन सब फेलियर्स की वजह से क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, आने वाले टाइम में इतना अच्छा नहीं जा रहा था। और एक और चीज़ कि इससे जो है किसानों की जो है इनकम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा था। पहले सब सही से चल रहा था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि फार्मर्स के मतलब उतने उनको प्राइजेस नहीं मिल रहे थे, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही थी। और एक ये भी रीज़न था कि हर किसी फार्मर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन का यूज़ कर सके, वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स खरीद सके, या वो बाकी दवाइयाँ जो भी क्रॉप की एक अच्छी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं, वो सब वो नहीं खरीद पा रहा था। जिसकी वजह से हमारे यहाँ के फार्मर जो थे वो गरीब के गरीब रह गए और उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ कि यही सब देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अम्ब्रेला स्कीम के लिए अप्रूवल दी, और वो कौन-सी स्कीम थी? ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्णौती योजना। कितने 3 सालों के लिए 2017 से लेके 2020 के लिए इस स्कीम को अप्रूव कर दिया। और इस स्कीम का मेन मोटिव ही यही था कि फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है? तो इस स्कीम के अंदर, ठीक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्णौती योजना के कितने 11 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? 11 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? 11 कंपोनेंट्स हैं इसके। और इसमें जो ये कंपोनेंट्स हैं सारे, आपको सिर्फ़ इसके जो हैं वो नाम याद रखने हैं। आपको डेफ़िनिशन आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जेके एसएसबी का एग्ज़ाम है, इतना डिटेल में नहीं आएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें आपको सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर अप करना है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें याद रखोगे, तो हो सकता है आप इम्पोर्टेंट चीज़ें स्किप कर जाओ। तो इसमें हम देखेंगे ये 11 कंपोनेंट्स क्या हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास है MIDH, पहला MIDH जिसका है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर सेक्टर की भी डेवलपमेंट हो सके उसके लिए MIDH लाया गया। दूसरा कंपोनेंट है NFSM, नेशन फूड सिक्योरिटी मिशन इंक्लूडिंग, ठीक है, नेशन फूड सिक्योरिटी मिशन, इतना ही है ये NFSM, जिसमें क्या इंक्लूड किया गया, जिसमें इंक्लूड किया गया NMOOP, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। तो एक चीज याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको 12 कंपोनेंट्स में मिलेंगे, वो इसको अलग करा हुआ है, ठीक है, NMOOP को अलग कर दो आपके 12 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ऐसे एक्चुअल में आपके 11 ही हैं, क्योंकि ये जो NMOOP है ये NFSM में आता है, ठीक है। अब अगला है NMSM। NMSM का है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है कि हमें अपनी सॉइल को उस तरह से यूज करना है कि प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाए और हमारी सॉइल खराब भी ना हो। और अगला है SMAE, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। SMSP, सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स, की एक अच्छे सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स हमें यूज करने हैं, हमें सर्टिफाइड सीड्स ही यूज करने हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन मतलब मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करना है। SMPPQ, सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन और प्लांट क्वारंटीन। और ISAC, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉपरेशन। और इसके बाद है हमारे पास ISAM, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एवरेज मार्केटिंग। और लास्ट हमारे पास 11th है NEGA-A, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो ये थे हमारे पास कुछ 11 कंपोनेंट्स, आपको इन सब के नाम जो है वो याद रखने हैं। इसके बाद है हमारे पास व्हाइट रेवोल्यूशन। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करता था, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है किसके साथ रिलेट करता है, वो करता है मिल्क की प्रोडक्शन के साथ। इसमें क्रांति किसमें है, मिल्क में। मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई हमारी कंट्री में व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब क्या था व्हाइट रेवोल्यूशन, क्या था कि सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, अर्ली टाइम्स पे यहाँ पे पोल्सन डेयरी की एस्टेब्लिशमेंट करी गई। इस पोल्सन डेयरी में क्या था कि इसके थ्रू ये था कि ये जो भी फार्मर्स थे, ठीक है, वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स इस पोल्सन डेयरी में बेचेंगे, और कहीं पे भी उनको बेचने की जो थी परमिशन नहीं थी, उन सभी को जो है पोल्सन डेयरी में ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बेचने थे। तो ये क्या थे, ये फार्मर्स को जो है वो इसके उनके प्रोडक्ट्स के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे उसके कम दाम देते थे, ठीक है, मिनिमम वेजेस देते थे उनको, मिनिमम उसको पैसे देते थे, और मैक्सिमम कमाते थे आगे बेच के, ठीक है। एक तरफ से फायदा कौन ले रहा था, पोल्सन डेयरी, और नुकसान किसका, इन फार्मर्स का नुकसान हो रहा था, बिकॉज उनको ये इजाजत नहीं थी कि वो और किसी को बेच सके, उनको पोल्सन डेयरी को ही बेचने पड़ते थे, और पोल्सन डेयरी उनको बहुत कम दाम देती थी उनके मिल्क प्रोडक्ट्स के, और ये आगे बहुत ज्यादा दामों में बेचती थी, जिसकी वजह से जो है फार्मर्स बहुत परेशान हो गए थे। और 1948 में जो है क्या हुआ कि 1948 में तो अमूल आया था, इससे पहले क्या हुआ कि जो डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन थे, ठीक है, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है इंडिया में, उनकी नौकरी लगी गुजरात में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट आनंद में। जब डिस्ट्रिक्ट आनंद में उनकी जॉब लग गई तो उनसे जो है मतलब उनसे ना दुख तकलीफ नहीं देखा जाता था। जब फार्मर्स उनके पास आए, अपना दुखड़ा सुनाया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हमें हमारे प्रोडक्ट्स के उतने दाम नहीं मिल पा रहे, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, हमें मतलब पैसों की बहुत किल्लत हो गई है, हम पे बहुत अत्याचार हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन ने जो है वो अमूल की एस्टेब्लिशमेंट करी, ठीक है, अमूल इंडस्ट्री, अमूल फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट करी। जो आपने कभी नोटिस किया, जो आप अमूल पीते हो उसकी एक फुल फॉर्म भी है, तो अमूल की फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये आनंद कोई इंसान नहीं है, ठीक है, ये आनंद जो है एक जगह का नाम है, गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है आनंद, ठीक है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया अमूल। 1948 में अमूल ने एक बोलते हैं ना एक ब्रिलियंट काम किया कि मतलब प्रोडक्शन मिल्क की इतनी अच्छी हो गई अमूल की वजह से, बिकॉज अमूल जो था वो एक अच्छी क्वालिटी का मिल्क देता था उसकी और फार्मर्स को वेजेस, जो फार्मर्स को पैसा बहुत अच्छा था, उनकी इनकम बहुत अच्छी हो गई इसके थ्रू। और इसी अमूल को जो है, ठीक है, इसी अमूल के फाउंडर कौन थे, डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, बिकॉज उन्हीं ने ये एस्टेब्लिशमेंट करवाई थी इसकी।
और वही जो थे वो फादर थे व्हाइट रेवोल्यूशन के, वही फाउंडर हैं अमूल के। और इसकी 1948 में अमूल की एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसकी वजह से जो है हमारी इंडिया में जो है मिल्क की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो गई। तो फिर क्या हुआ कि 1970 में जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ऑपरेशन फ्लड। 1970 में एक प्रोजेक्ट लाया गया, ऑपरेशन फ्लड। मतलब इस ऑपरेशन की वजह से दूध की तो यहाँ इंडिया में सुनामी आ गई, ठीक है। फ्लड मतलब सुनामी आ चुकी थी। अब हमारी कंट्री में इंडिया की इतनी ज़्यादा हमारी कंट्री में दूध की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा अच्छे दामों पे हमारा काम हो रहा था, इतना अच्छा हमारा काम हो रहा था, ऑब्वियसली इससे जो है हमारे जो रूरल एरियाज में फार्मर्स थे, उनकी इनकम भी अच्छी हो गई और मिल्क की प्रोडक्शन भी अच्छी हो गई। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं इससे क्या हो गए, फुलफिल हो जाते हैं। अब हमारे पास थर्ड कौन सी है? अब हमारे पास थर्ड है ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन को जो है वो नील क्रांति मिशन भी बोला जाता है। ब्लू मतलब नीला और नील क्रांति मिशन, ग्रीन मतलब ग्रीन उसका एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के रिलेटेड, और ब्लू रेवोल्यूशन जो है उसको वो किससे रिलेटेड है? वो पानी से रिलेटेड, पानी से, एक्वा से रिलेटेड। एक्वा का मतलब एक्वा के अंदर जितनी भी स्पीशीज है उनकी प्रोडक्शन से रिलेट क्या करता है? ब्लू रेवोल्यूशन। और मेनली किसकी प्रोडक्शन से? फिश की प्रोडक्शन से। ब्लू रेवोल्यूशन किससे डील करता है? मेनली फिश की प्रोडक्शन से। ब्लू रेवोल्यूशन जो है एक एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसने काम किए। तो एक्वाकल्चर का क्या मतलब है? एक्वाकल्चर का मतलब है एक्वा फार्मिंग। पानी में जिस चीज की फार्मिंग होती है उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। लाइक जैसे हम फिशेस की कर दें, जैसे हम और भी जैसे स्पीशीज हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक जितने भी पानी में ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उन सब की जो है ये इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक जो भी मोलस्कन्स, क्रस्टेशियंस, आप बायो के लैंग्वेज में मत जाइए, आप सिर्फ याद रखिए फिशेस की फार्मिंग जो है उसको हम एक्वाकल्चर बोलेंगे, ठीक है। तो इस ब्लू रेवोल्यूशन के तहत जो है फिशेस की बहुत अच्छी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी, जिसकी वजह से जो है इंडिया जो है वो सेकंड प्रोड्यूसर बन गया फिश का आफ्टर चाइना। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे इंडिया है। ब्लू रेवोल्यूशन कब लॉन्च हुई थी? ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च हुई थी 1985 से 1990 तक। एक्चुअली ये आया था सेवंथ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। सेवंथ 5 ईयर प्लान के दौरान जो है ब्लू रेवोल्यूशन लाया गया इंडिया में। और इसके फादर कौन थे? इसके फादर को हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णासन, ठीक है। तो ब्लू रेवोल्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ब्लू रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इससे जो है फिश की प्रोडक्शन जो है वो ट्रिपल की जाएगी 2020 तक। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने 2020 तक क्या करना है, हमने जो है फिश की प्रोडक्शन को ट्रिपल करना है। हम इससे जो है इनकम फार्मर्स की बढ़े, ये भी हमने ध्यान में रखना है। और इससे जो है हमें क्या है, जो एक्सपोर्ट है, मतलब फिशेस की एक्सपोर्ट जो है वो ट्रिपल हो जानी चाहिए 2020 तक। जो है फिशेस की जो है वो ट्रिपल हो जानी चाहिए क्या? प्रोडक्शन। और उसकी एक्सपोर्ट, अगर प्रोडक्शन होगी तभी तो एक्सपोर्ट अच्छा होगा, जिससे अगर एक्सपोर्ट होगा तो हमारी कंट्री के लिए क्या है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। टू एंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हमें ये एंश्योर करना है कि फिशेस की जो है हमें न्यूट्रिशन के रिलेटेड और उसके फूड का हमें ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊं कि जो एक्वाकल्चर है ना, ये हम आर्टिफिशियल तरीके से भी बना सकते हैं। कि एक हमने एरिया लेना है, उसमें हमने पानी भर देना है, ठीक है, एक पॉन्ड टाइप बना देना है। उसमें हमने क्या करना है कि अच्छे से खाद वगैरह डालनी है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी चाहिए उसमें हमें डालने हैं। और फिर हमने क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स उगना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिशेस की इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, कुछ हाइब्रिड फिशेस की इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद हमें क्या होगा, एक अच्छी वैरायटीज की फिश मिलेंगी, बिकॉज हमने उनकी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा है, हमने सब चीज़ों का उनका ध्यान रखा है। तो जिसकी वजह से फिशेस की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लू रेवोल्यूशन जो है इसने भी काफ़ी अच्छी सक्सेस अटेन कर ली इंडिया में। तो इसके फादर कौन है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णासन, ठीक है। तो ये थे इनके फादर। तो अब है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब अगली है हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। ये लॉन्च कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 से। अगर आप नाम से देखोगे, कृषि का मतलब होता है क्रॉप और उसकी सिंचाई। सिंचाई मतलब जब भी आप कोई प्लांट उगाते हो, कोई भी क्रॉप लगाते हो, तो आप उसको जो पानी देते हो, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह का ध्यान रखते हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, उसको बोलते हैं सिंचाई। किसी को सींचना, ठीक है। ये है इस योजना के अंदर, ठीक है, कि ये कब लॉन्च हुई थी? 2015 में, 1 जुलाई 2015 को। और एक स्टेट, मैंने आपको बताया था कि सेंटर और स्टेट में फंडिंग जो है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो ये बोलती है, स्कीम बोलती है कि स्टेट जो है वो सेंटर के फंड्स का तभी यूज कर सकेगी अगर उसने ये 2 चीजें बनाई होंगी। ये 2 चीजें क्या है? डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान और एसआईपी, स्टेट इरिगेशन प्लान। ये 2 चीजें बनाई होंगी तभी स्टेट जो है वो सेंटर के फंड का यूज करके अपने वहां पे जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का यूज कर सकेंगे, उसका फायदा ले सकेंगे। ओके, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर कितने? 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है हमारे पास AIBP, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इरिगेशन का मतलब होता है कि इंटरवल्स में जब आप क्रॉप्स को पानी देते हो, उसका मतलब होता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्रॉप्स को पानी देना, ठीक है। एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम है कि जो भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग हैं, प्रोसेस में हैं, उनको इस स्कीम के तहत कंप्लीट करना। दूसरा है हर खेत को पानी, मतलब हर खेत को पानी मिलना चाहिए। नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। और वो पानी कैसे मिलेगा? जब हम नए नए पानी के सोर्सेज की क्रिएशन करेंगे, हमारे यहाँ पे नए नए पानी के सोर्सेज की क्रिएशन करेंगे। इंडिया में जितने भी विलेजेस में, ठीक है, जितने भी उनके खेत हैं, ठीक है, उनको हर खेत को पानी मिलना चाहिए। इस स्कीम ये दावा करती है। अब इस स्कीम के आगे है पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स का मतलब है कि हर एक बूंद जरूरी है, हर एक बूंद जरूरी है पौधे उगाने के लिए, ये बोलती है ये वाली स्कीम। तो विदाउट वेस्टेज, ऐसा नहीं है कि अगर आपने पानी लगा दिया खेतों में तो वो पूरे दिन चलता रहेगा, तो उसके लिए जो है वो रोक लगाई गई। पानी का सही तरीके से यूज करना सिखाया गया। मिनिमम यूसेज ऑफ वाटर में हमें मैक्सिमम जो है वो क्रॉप की प्रोडक्शन करनी है, ये स्कीम बोलती है। और ये स्कीम बोलती है वाटरशेड डेवलपमेंट के रिलेटेड, कि मैनेजमेंट ऑफ रन ऑफ वाटर, कि जो भी रन ऑफ वाटर कौन सा होता है, कि जैसे पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जो जो माउंटेन्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकते पानी, वो जो है वो ग्राउंड वाटर में, मतलब सरफेस पे आ जाता है पानी। वो उस सरफेस जो पानी आ जाता है उसकी अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, वो बोलती है कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये थे हमारे पास 4 कंपोनेंट्स किसके? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। अब जो ये फिगर से मैं आपको समझाऊं कि जैसे ये देखो आप, ये जो पहली फिगर है यहाँ, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको कंप्लीट करना, पहला कंपोनेंट ये बोलता है। दूसरा बोलता है हर खेत को पानी, ठीक है, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। इसके लिए जो है क्रिएशन ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर, नए नए सोर्सेस ऑफ वाटर को ढूंढा जा रहा है जिसकी वजह से हर खेत को पानी मुहैया करवाया जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपसे बात की थी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि कैसे कैसे इरिगेशन दिया जाता है। ये इरिगेशन, ठीक है, ऐसे ऐसे हर खेत को पूरे को पानी मिल जाएगा और इसके थ्रू जो है ये इंटरवल्स में पानी देता रहेगा क्रॉप्स को। और इसके बाद था हमारे पास कि वाटरशेड डेवलपमेंट की, कैसे कैसे जो रन ऑफ वाटर है उसका यूज करना है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट्स। अब हमारे पास है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बोलती है कि सड़कें बनाई जानी चाहिए, ठीक है, हर गांव में सड़क हो, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दावा करती है। लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। लॉन्च की थी ये किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि इससे जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाए, शहरों को जोड़ा जाए गाँव से, ठीक है। याद रखना इस स्कीम में है कि शहरों को जोड़ा जाएगा गांव के थ्रू, शहरों की कनेक्टिविटी, शहरों और गांव के बीच में एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करी जाए, किससे? रोड के थ्रू, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2007 में बोला गया जो भी प्लेन एरियाज है जिनकी पॉपुलेशन 500 है या उससे ज्यादा है, जो हिली एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज और डेजर्ट एरियाज है जिनकी
पॉपुलेशन 250 है या उससे ज़्यादा है, वो इस स्कीम के अंडर आएंगे। इस स्कीम के अंदर जो है क्या किया जाएगा, वहाँ पे रोड्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और वो रोड्स क्या होंगे, ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स का मतलब होंगे, ऐसा नहीं है कि 1 महीना लगा के रोड्स बनाए गए और फिर बारिश हुई और वो 10 दिन में खराब हो गए। ऑल वेदर रोड्स मतलब पूरे साल उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे टाइप के रोड्स बनाने होंगे, हमें उसमें अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करना होगा, अच्छी हमें सब चीज़ों का यूज़ करना होगा जिससे हमारे रोड्स खराब ना हो, एक अच्छी कनेक्टिविटी रहे गाँव और शहरों के बीच में। और इसके बाद जो है 9 अप्रैल 2014 को बोला गया कि जो नक्सलवादी एरियाज़ हैं, जहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा है, जिसकी उन एरियाज़ में जहाँ पॉपुलेशन 100 और 100-250 के बीच में है, वहाँ पे भी इस स्कीम का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कि 7 एरियाज़ थे नक्सलवादी एरिया जो उस टाइम पे डिटेक्ट किए गए थे, जहाँ पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और 25 दिसंबर 2015 पूरे एग्जैक्ट 15 साल के बाद 25 लॉन्च हुई थी हमारे पास कौन सी, 25 दिसंबर 2000 को। और ये कब आया, ये 25 दिसंबर 2015 की बात है। लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 को और 25 दिसंबर 2015 में बोला गया कि एक ऐप निकाली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मेरी सड़क ऐप, जिसके थ्रू आपको अगर कहीं पे भी गांव में सड़क खराब दिखती है तो आप इस ऐप के थ्रू जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी ऐप के थ्रू, मेरी सड़क ऐप के थ्रू। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये तो है कि रोड बनाने हैं, कनेक्टिविटी शहरों और गांवों को कनेक्टिविटी देने हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है जो आप सोच भी नहीं सकते, क्या है कि पॉवर्टी को खत्म करना है रूरल एरियाज की। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉवर्टी को खत्म करना है रूरल एरियाज की। अब उन पॉवर्टी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, जब शहरों, ठीक है, शहरों और गांवों के बीच में रोड्स बन जाएंगे तो जो है किसान जो है वो अपनी सारी जो भी उसकी क्रॉप्स वगैरह हैं वो शहर में बेचने जा सकता है, ठीक है, इजिली अच्छा एक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा उससे। जो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं वो शहर में इजिली बेच सकता है, ठीक है। बीच में किसी दलालों को बेचने से अच्छा है वो डायरेक्टली शहर जाके अच्छे दाम वहां से लेके आए। अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो गांव की जो है डेवलपमेंट होगी, बिकॉज जो भी नेता वेता जो है, अगर रोड की अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो वो भी तभी आते हैं, ठीक है, पैदल चल के कोई नहीं आता। तो इसलिए गांव में इन रोड्स की जरूरत बहुत ज्यादा थी ताकि गांव में जो है पॉवर्टी दूर हो। और वर्ल्ड बैंक बोलता है कि 2000 से 2009 तक जो है रूरल एरियाज में जो है रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है उसकी इनकम इंक्रीज हुई, 50 से 100% के बीच में उनकी इनकम जो है उसमें इजाफा हुआ। और 14 फाइनेंस कमीशन बोलता है कि सेंटर और स्टेट कैसे फंडिंग रेशियो शेयर करेंगे, फंडिंग को शेयर करेंगे। इसने बोला कि जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें सेंटर 60% देगा और स्टेट 40% देगा। याद रखना कि पहले जब ये 2000 में ये स्कीम आई थी तब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट फुली फंड कर रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू 14 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 2017 में, ठीक है, बोला गया कि सेंटर 60% देगा और स्टेट 40% देगा। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और कुछ हिमालयन स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सेंटर जो है वो 90% देगा और स्टेट जो है वो 10% देगा, ठीक है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो सड़क में अभी यहाँ पे कुछ है, बिकॉज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इतने अच्छे से अभी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है इस स्कीम के थ्रू। तो एक और बात याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, अगर स्टेट्स को यूज करना है, ठीक है, तो अगर स्टेट्स को ये यूज करना है तो हर एक स्टेट जो है वो अपनी अपनी जो है अपनी अपनी जो स्टेट्स के अंदर जितने भी एरियाज होते हैं उनका जो है ध्यान कौन रखेगा, जो स्टेट ध्यान रखेगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ स्कीम्स। तो आज की वीडियो में हम ये 5 स्कीम्स ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी स्कीम्स को लेके आऊंगी, तो आप इसकी अच्छे से रिवीजन करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप जो है वो मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय।